अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैं जोया मलिक एडवोकेट हेयर, जिसके आप जानते हैं दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स से जोया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है स्टेजेस ऑफ सिविल सूट, कि जब आप एक केस दीवानी दावा दायर करते हैं तो उसकी क्या क्या मराहिल है, वो किन किन मराहिल से हो के कंक्लूड होता है, उसकी क्या क्या स्टेजेस हैं, वो क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। मैं एक ईजी वर्डिंग में आपको समझाऊंगी। जो लॉ है उसको मैं एज डिस्क्रिप्शन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी लॉ स्टूडेंट्स के लिए और यंग लॉयर्स के लिए। और मैं इसको सिंपलेस्ट वे में बताना चाहूँगी कि जो लॉ को नहीं जानते और जिनके केसेस होते हैं उनको मुश्किलात होती हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमारे दीवानी केस में कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें परस्यू करना पड़ेगा, जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है। इस वजह से मैं इसको जितनी मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं बहुत ही आसान ज़ुबान में समझा सकूँ। तो देर किए बगैर मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। तो स्टेजेस ऑफ सिविल सूट की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि जब हम दावा दायर करते हैं, एक सूट दायर करते हैं, तो पहले हमें जो चीज़ है वो एक अपना सूट बनाना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है, जो हमारे फैक्ट्स होते हैं, जो हमारा क्लेम है। अगर तो आप किसी लॉयर से अपना केस करवाते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि उसको ड्राफ्ट को कैसे केस को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसमें क्या चीज़ें मेंशन करनी है, फैक्ट्स को कैसे मेंशन करना है। लेकिन अगर कोई बंदा इन पर्सन खुद अपना केस परस्यू करता है तो वो किसी ड्राफ्टमैन के पास जाता है तो उसके पास फॉर्मेट्स वगैरह होते हैं। वो सीनियर सिविल जज के नाम आपका दावा होता है, ठीक है, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज। उसके बाद आप प्लेंटिव जो आप दावा दायर कर रहे हैं उसका आपका नेम होता है विद एड्रेस, और जिसके अगेंस्ट आप कर रहे हैं डिफेंडेंट का नाम, उसका एड्रेस, जो भी हैं, 1 है, 2 है, 10 हैं, जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनको पार्टी बनाया जाता है एज अ डिफेंडेंट। उनके अगेंस्ट आप दावा दायर कर रहे हैं। उसके बाद आपका दावा जो भी है, सूट फॉर पार्टीशन है, सूट फॉर रिकवरी है, जो भी है सिविल के अंदर जितने भी सूट्स आते हैं, आपका वो टाइटल होगा और उसके नीचे आपकी पूरी स्टोरी होगी। फैक्ट्स को आपने एक्सप्लेन करना है कि ये चीज़ें हुई थी, ऐसा था। उसको ड्राफ्ट को बना लेते हैं। तो उसके बाद दूसरा जो काम होता है वो आपका डायरी का होता है कि उसकी फाइलिंग करनी है। फाइल बना के उसमें जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज़ात हैं, वो ऐड करके, वो अटैच करके उस फाइल को फिल अप करने के बाद आप फाइलिंग करते हैं डायरी ब्रांच में। डायरी ब्रांच के बाद वो आपका केस सीनियर सिविल जज मार्क करता है रेलिवेंट कोर्ट में, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंगली जज के पास जाता है। उसके बाद फर्स्ट अपीयरेंस पे आप कोर्ट के सामने अपीयर होते हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क होती है, और उसके बाद सेकंड जो डेट होती है वो इशुएंस ऑफ समन की होती है। जब आप अपीयर हो जाते हैं तो आपको जज डेट देता है, एक तारीख देता है कि इस डेट पे आप डिफेंडेंट पार्टी को समन करा दें। अगर मैं समन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तो समन का प्रोसेस जो होता है वो कोर्ट की तरफ से समन जाता है। अगर फिर भी डिफेंडेंट ना आए, फिर जो है वो लोकल कोरियर आप करवा दें, TCS करवा दें। अगर उस पर भी नहीं है, फिर अखबार इश्तिहार का प्रोसेस होता है एक। फिर डन होता है चिस्पानगी के जो समन है वो रेलिवेंट एड्रेस जो डिफेंडेंट्स के हैं उनके बाहर दीवार पे चिस्मा कर है। समन का प्रोसेस ये है, अगर तो 2 कंडीशन है। अगर तो डिफेंडेंट पेश हो जाता है विदिन 30 डेज, जो टाइम पीरियड कोर्ट जो है वो फिक्स करती है, उस पर आ जाता है तो आपका प्रोसेस आउट होगा जो स्टेजेस हैं, ठीक है। अगर तो नहीं होता डिफेंडेंट तो उसमें ये होता है कि आपका सूट जो है वो एक्स पार्टी एक तरफा प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, एक तरफा प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाती हैं, क्योंकि डिफेंडेंट अपीयर नहीं हो रहा, उसका राइट्स टक ऑफ हो जाता है एक तरफा। फिर जाहिर सी बात है वो प्रोसीडिंग भी एक तरफा होंगी और फिर आपकी डिग्री जजमेंट भी एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगा वो केस। अगर दूसरी तरफ हम बात करें कि अगर डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है विदिन 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, उसमें वो अपीयर हो, कोर्ट उसको अपनी जुरिस्डिक्शन के उस कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि उसको और टाइम भी ग्रांट कर सकती है 30 डेज़ के अलावा भी। तो फिर उसके बाद जो स्टेज आती है इंस्टीट्यूशन के बाद, हमारा समन इशुएंस ऑफ समन था। इशुएंस ऑफ समन के बाद जो है वो रिटन स्टेटमेंट का मरहला आता है। रिटन स्टेटमेंट जो होती है, रिटन रिप्लाई, जवाब दावा उसको बोलते हैं, वो डिफेंडेंट सबमिट कराता है। जो एलिगेशन उसके ऊपर लगी हैं उनका जवाब देता है। उस जवाब को देने के बाद कोर्ट जो है वो इब्तदाई बहस करती है। बहस का मरहला होता है, इब्तदाई बहस के लिए टाइम फिक्स करती है। उसमें दोनों लॉयर्स जो हैं वो अपनी अपनी प्लेंटिफ के जो लॉयर है वो एज प्लेंट आर्गूमेंट्स करेगा, और जो डिफेंडेंट का वकील है वो एज पर रिटन स्टेटमेंट जो है वो आर्गूमेंट्स करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट स्टेज है, वो ये है कि
जज जो है वो एक डेट रखता है, उसमें फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होते हैं। इशू को फ्रेम किया जाता है कि आया कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स क्या हैं, जो एलिगेशंस लगी हैं इनके दरमियान क्या झगड़ा है, किस चीज़ का झगड़ा है, उनको वो जो भी हैं पॉइंट्स हैं 3 4 5 जो भी हैं वो जज जो है वो फ्रेम करता है, उन इश्यूज़ को फ्रेम करता है। उसके बाद उन इश्यूज़ में साथ ये भी इंडिकेट किया जाता है जज की तरफ से कि ये ऑनर्स ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ ये प्लेंटिफ के ऊपर है और ये डिफेंडेंट के ऊपर है। इस चीज़ को प्लेंटिफ ने प्रूव करना है और इस चीज़ को डिफेंडेंट ने प्रूव करना है। देन इंस्टीट्यूशन के बाद हमारे पास इशुएंस ऑफ समन था। इशुएंस ऑफ समन के बाद हमारे पास रिटन स्टेटमेंट थी। रिटन स्टेटमेंट के बाद हमारे पास फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ थे। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के बाद कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो पार्टीज़ को एग्जामिन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस, एग्जामिनेशन की स्टेज आती है। उसमें ये होता है जो प्लेंटिफ साइड है उसको जज कहता है कि आप अपनी एग्जामिनेशन करवाएं, अपने विटनेसेस को लेके आएँ। इन चीफ होता है, एग्जामिनेशन इन चीफ होता है कि जो भी आपने दावा किया है उसको एज सिंपलेस्ट वे में जो है वो इन चीफ कराएँ। बयानात होते हैं उसमें, जितने भी विटनेसेस हैं आपके पास, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, जो भी हैं, उसमें जो आपका मुद्दई है प्लेंटिफ खुद भी एज अ विटनेस होता है, वो स्टेटमेंट दी जाती हैं। और उसके बाद जो है वो दस्तावेजी शहादत का प्रोसेस भी होता है। इन एग्जामिनेशन इन चीफ के बाद दूसरी पार्टी को जज राइट देता है, डिफेंडेंट साइड को, कि आप इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करें, ठीक है, आप भी इन चीफ कराएं। उसके बाद दोनों पार्टीज़ को क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दिया जाता है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन में ये होता है कि कोर्ट डायरेक्ट करती है दोनों पार्टीज़ को कि आप अपने अपने गवाह ले आएँ। उस एग्जामिनेशन में जो प्लेंटिफ की साइड से विटनेसेस होते हैं, मुद्दई प्लेंटिफ खुद भी होता है, उसकी एक स्टेटमेंट ली जाती है, स्टेटमेंट दी जाती है कोर्ट में, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं, ऐसे से हुआ है, जो उसने अपने दावे में फैक्ट्स मेंशन किए हुए होते हैं। जब वो स्टेटमेंट्स देने के बाद वो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसके बाद डिफेंडेंट पार्टी के पास, डिफेंडेंट काउंसिल के पास ये राइट होता है कि वो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करे। क्रॉस एग्जामिनेशन को जिरा बोलते हैं। उस जिरा का मकसद बेसिकली क्रॉस एग्जामिनेशन का ये होता है कि विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी को शेक करना, कि आया कि ये केस जो इसमें विटनेसेस लेके आए हैं, क्योंकि जिरा करने से आपका जिरा वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है केस का जिसमें केस के फैक्ट्स का रियलिटी आपकी ऑन ग्राउंड आ जाती है कि आया कि ये जो विटनेस बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक विटनेस एक स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, दूसरा विटनेस उससे अलग विटनेस स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है, तो इसमें पता चल जाता है कि केस जो है वो प्लेंटिफ जो है वो ऑन राइट फॉर्टिज पे है या रॉन्ग पे है, कि आया कि उसका ये केस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन से ही आपके केस की परसेंटेज जो है वो मेजर की जाती है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं। जैसे होगा एग्जामिनेशन स्टेज आ गया तो आपको 3 दिन पहले जो है वो लिस्ट ऑफ विटनेसेस देनी पड़ती है कि आया कि हमारे पास ये विटनेस है, उनके नाम पता एड्रेस जो भी है वो आपको मेंशन करके कोर्ट में सबमिट कराना पड़ता है कि ये हमारे पास विटनेस हैं, इनको हम इनकी एविडेंस रिकॉर्ड करवाएंगे, इनकी हमने स्टेटमेंट देनी है। एग्जामिनेशन के बाद जो आपके पास लास्ट जो मरहला है वो फाइनल आर्गूमेंट्स का है। फाइनल आर्गूमेंट्स में कोर्ट जो है वो इंडिकेट करती है दोनों काउंसिल को कि वो अपनी जो है वो केस को पूरा प्रिपेयर करके कोर्ट पे अपीयर हों और बताएं कि अपने अपने केस को डिफेंड करें। प्लेंटिफ जो है वो अपने केस को जो उसने फैक्ट्स दिए हुए होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आर्गूमेंट्स करता है और जो डिफेंडिंग काउंसिल है वो अपनी रिटन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। इस स्टेटमेंट में फाइनल आर्गूमेंट्स के स्टेज में आपकी जिरा, एग्जामिनेशन इन चीफ, आपकी प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों को फुली प्रिपेयर करके इनमें से पॉइंट्स निकाले जाते हैं कि क्या क्या प्लेंटिफ अपने जो फेवर में होंगे उन पॉइंट्स को बताएगा ऑब्वियसली, और जो डिफेंडेंट जो अपने उसके फेवर में पॉइंट्स होंगे उनको कोर्ट के सामने रखता है। फाइनल आर्गूमेंट्स में सब चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाया जाता है और जज उन चीज़ों को नोट ऑन करता है कि प्लेंटिफ ने क्या क्या चीज़ें मेंशन की और डिफेंडेंट ने क्या की हैं। इसके बाद लास्ट मरहला जो है वो हमारा डिग्री या जजमेंट का है। फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद की जो स्टेज है वो कोर्ट आपको डेट दे देती है। डिक्री जो होती है उसमें आपको बताया जाता है कि आपका दावा डिक्री हुआ है, आपकी फेवर में या आपके अगेंस्ट हो गया। जजमेंट होती है, जजमेंट आपका एक लेंथी डॉक्यूमेंट होता है, उसमें इशू वाइज आपको पैरा वाइज बताया जाता है कि इस इशू में ये चीज़ें हुई हैं और कोर्ट ने ये डिटरमिन किया है ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लॉ को मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को वहाँ पे जज जो है वो जजमेंट में एक्सप्रेस करता है।
तो ये चीज़ें थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।